हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना आप लोग? पढ़िए मन लगाकर, क्या कि अभी लॉकडाउन का स्थिति चल रहा है, तो अभी ही अच्छा मौका है पढ़ने का। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग झारखंड के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग ताना भगत आंदोलन के बारे में देखेंगे। ताना भगत आंदोलन जो किन जनजातियों द्वारा किया गया, क्यों किया गया, तथा यह आजादी की लड़ाई में ताना भगत आंदोलन का कितना योगदान रहा, इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले ताना भगत आंदोलन जो है सो झारखंड में जेपीएससी के लिए मेंस का टॉपिक है। प्लस में इससे यानी ताना भगत आंदोलन से एक या दो क्वेश्चन किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यानी झारखंड के कोई भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक या दो गो प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए शुरू करते हैं ताना भगत आंदोलन। सबसे पहले ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1914 ईस्वी में। और ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किए गए थे या किस जनजातियों द्वारा किया गया था। तो ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में उरांव जनजातियों द्वारा किया गया था। कई बार ये पूछा गया प्रश्न कि ताना भगत आंदोलन किस जनजातियों द्वारा शुरू किया गया था। तो किस जनजातियों द्वारा शुरू किया गया था? उरांव जनजातियों द्वारा ताना भगत आंदोलन शुरू किया गया था। अब आगे लिखिए, ताना भगत आंदोलन की मुख्य दो विशेषता है। यानी ताना भगत आंदोलन की कितने विशेषताएं हैं? मुख्य रूप से दो विशेषताएं हैं। तो ताना भगत आंदोलन जो पूर्णतः, पहला विशेषता क्या है? ताना भगत आंदोलन जो पूर्णतः अहिंसक था। कैसा था? अहिंसक था, तथा यह आंदोलन गांधी जी के विचारधाराओं से पूर्णतः प्रेरित था। यानी ताना भगत आंदोलन क्या था? अहिंसक था। अहिंसक मतलब क्या था? मारकाट नहीं करना, शांति पूर्वक यह आंदोलन को आगे बढ़ाना। गांधी जी भी अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए ये अहिंसक था, हिंसक नहीं था। तो ताना भगत आंदोलन कैसा था? अहिंसक आंदोलन था और गांधी जी के विचारधाराओं से पूर्णतः प्रेरित था। दूसरा में, इस आंदोलन के अनुयायी ताना भगत कहलाए। यानी इस आंदोलन यानी ताना भगत आंदोलन के अनुयायी क्या कहलाए? ताना भगत कहलाए। यानी इस आंदोलन के अनुयायी ताना भगत कहलाए। ये देशभक्ति के एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत करते हुए, यानी ये लोग ताना भगत के अनुयायी लोग देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत करते हुए अपने घर के बरामदे या आंगन में, अपने घर के बरामदे, जानते हैं घर में बरामदा होता है या आंगन होता है, तो आंगन में तिरंगा को नियमित रूप से स्थापित किए थे और इस तिरंगे को नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं। मतलब ये ताना भगत आंदोलन के जो भी अनुयायी रहे उरांव जनजाति, तो ये लोग क्या करते थे कि अपने घर के बरामदे में या जिसका आंगन है उसमें क्या करते थे? तिरंगे को स्थापित करते थे, यानी तिरंगा फहराते थे और उसका पूजा अर्चना नियमित रूप से ये लोग करते हैं। आज भी, आगे लिखेगा, आज भी ताना भगत आंदोलन के लोग या आज भी ताना भगत लोग जो तिरंगे को नियमित रूप से फहराते हैं या पूजा अर्चना करते हैं तथा गांधी जी के चरखे से खादी का निर्माण कर खादी कपड़ा पहनते हैं और स्वदेशी का प्रचार प्रसार करते हैं। यानी ताना भगत आंदोलन के लोग आज भी ताना भगत के जो अनुयायी रहे हैं वो लोग क्या करते हैं? चरखा से जो खादी कपड़ा बुनते हैं और उसी को वो धारण करते हैं। मतलब अभी भी खादी कपड़ा पहनते हैं। यानी विदेशी कपड़ा को ताना भगत आंदोलन के लोग या ताना भगत के अनुयायी लोग नहीं पहनते हैं। समझ रहे हैं? अब आगे लिखेगा, ताना भगत एक धार्मिक सामाजिक आंदोलन था। ताना भगत आंदोलन कैसा था? एक धार्मिक तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलन था ताना भगत आंदोलन। समझ गए ना? जिसकी शुरुआत उरांव जनजाति द्वारा किया गया था। ताना भगत आंदोलन
शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए, ताना भगत आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था। अब क्यों ताना भगत आंदोलन शुरू किया गया उसके बारे में देखिए। तो मुख्य उद्देश्य था, तो कौन कौन सा उद्देश्य था? तो देखिए, पहला में आदिवासियों व्यापक अंधविश्वास को दूर करना अंग्रेजों तथा जमींदारों द्वारा शोषित आदिवासियों को मुक्त करना था, तीसरा में देखिए, बैठ बेगारी या जबरन बेगार प्रथा को समाप्त करना था, समाप्त करना। बाहरी लोग जिन्हें दिक्कू कहा जाता था, उनके द्वारा शोषित आदिवासियों को मुक्त करना तथा इन्हें बाहर के दिखाने में मजबूर करना। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, इस समय क्या हो था कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत क्यों की गई, इसकी महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या थी, ये निम्न उद्देश्य लिखा गया है। सबसे पहले आदिवासियों में व्यापक अंधविश्वास। देखिए, अभी भी देखेंगे, अगर आप गांव में चले जाएं, वैसा गांव, पिछड़ा गांव, तो वहां देखेंगे कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है या कोई बच्चा बीमार है, तो उसे हॉस्पिटल ना ले जाकर उसे कहां लगेंगे? नया ओझा, समझ गए? ओझा के पास जाएंगे, वो भूत दान जो होता है वो लोग के पास जाएंगे, जहां फूक करवाएंगे कि हमारा बेटा भूख पकड़ लिया या वो नाश दिया है या कुछ, ये सब दिमाग लगाएंगे, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। तो वही अंधविश्वास जो था आदिवासियों में, वो अंधविश्वास को बाहर निकालने के लिए ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की। आदिवासियों में जागरूकता फैलाने के लिए यह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आगे देखिए, अंग्रेजों तथा जमींदारों द्वारा शोषित आदिवासियों को मुक्त करना। अंग्रेजों, आज जमींदार, अंग्रेज पहले आए हैं भारत में, तो क्या किए? जमींदार लोग को पकड़े, जमींदार लोग को एक जमींदार नियुक्ति कर दिए और वो पूरी भूमि का मालिक उसे बना दिए जमींदार को। और उसमें जो लोग काम करते थे उसे लीज पर दिया जाता था, कितना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो वो अंग्रेजों और जमींदारों से जो लोग शोषित थे उसे मुक्त करना था। किस आंदोलन के द्वारा? ताना भगत आंदोलन के द्वारा। समझ रहे हैं आप लोग? ये मेंस का टॉपिक है और आपको इसकी जानकारी प्राप्त करना, न कि रटना। समझ गए ना? रटने से कुछ नहीं होगा, इसलिए ध्यान से सुनिए और समझिए।
तीसरा था बैठ बेगारी जबरन बेगार, प्रथा को समर्थ। यानी बैठ बेगार मतलब होता है कि जबरदस्ती आपको काम पर लगा दिया जाएगा, और आपको अंग्रेज काम पर लगा देंगे या जमींदार लगा देंगे, और आपको 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा, न खाने के लिए दिया जाएगा। अपने घर से खाना खाइए और फिर जाइए काम करने के लिए। इसी को कहा जाता है बैठ बेगारी या जबरन बेगार करवाना। यानी उन लोग को काम भी लेना और न खाने के लिए न उसकी मजदूरी देना। समझ रहे हैं ना, इतना करप्ट थे अंग्रेज। अब आगे देखिए, बाहरी लोगों यानी बाहर के जो लोग उसे दिक्कू कहते थे, यानी अंग्रेज को दिक्कू कहते थे यहाँ के आदिवासी लोग, बाहरी लोग। तो बाहरी लोग द्वारा शोषित आदिवासी यानी क्या करते थे, बाहरी लोग जो आए तो जो आदिवासी का जो जमीन था उस पर कब्जा कर लिए, तो वो शोषित आदिवासी हो गए, उसको मुक्त कराना था इस आंदोलन के द्वारा। किस आंदोलन के द्वारा? ताना भगत आंदोलन के द्वारा मुक्त करवाना था। और इसे मुक्त करवाकर इन बाहरी लोग यानी दिकुओं को जबरदस्ती मजबूर करके अपने क्षेत्र से बाहर निकालना था। तो ये सोच था इसका, ताना भगत आंदोलन की शुरू करने का यही उद्देश्य था। मुख्य उद्देश्य क्या थी? यही थी। आप आगे देखिए, ताना भगत आंदोलन जो बिरसा मुंडा के मुंडा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन जो बिरसा मुंडा के मुंडा आंदोलन का ही विस्तार माना जाता है। यानी ताना भगत आंदोलन जब शुरू किया गया था तो जो कमियां थी बिरसा मुंडा आंदोलन में उसी को दूर करने का इसे माना जाता था, यानी विस्तार माना जाता था। किसे? ये ताना भगत आंदोलन का, यानी मुंडा आंदोलन का विस्तार माना जाता था ताना भगत आंदोलन का। समझ गए ना? यानी बिरसा मुंडा जो आंदोलन हुई थी उसमें जो कमियां थी उसी को पूरा करने के लिए ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। समझ रहे हैं आप लोग? अब आगे देखिए, ताना भगत आंदोलन का शुरुआत या ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व। अब देखिए, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो जत्रा भगत, या इसी को बुलाया था उरांव। बोलिए जत्रा भगत या जत्रा उरांव, समझ रहे हैं ना? ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? तो इसे जत्रा भगत या जत्रा उरांव द्वारा। जत्रा भगत का जन्म कहां हुआ था? से देखिए, जत्रा भगत का जन्म, ठीक है ना, 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी में गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड के चिगरी नावा टोली गांव में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, जत्रा भगत का जन्म 2 अक्टूबर, गांधी जी का जी जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। आज देखिए, जत्रा भगत का जन्म 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी में हुआ। कहां हुआ था? गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड के चिगरी नावा टोली गांव में हुआ था। ये जरूर याद रखिएगा, यही पूछ देता है कि जत्रा भगत का जन्म निम्न में से कहां हुई थी? तो चिगरी नावा टोली गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम कोडला, देखिए कोडला उरांव। किनके पिता का नाम? तो जत्रा भगत के पिता का नाम क्या था? कोडला उरांव। तथा इनकी माता का नाम लिबरी उरांव तथा पत्नी का नाम बंधनी उरांव। जरूर याद रखिएगा। आने क्या था कि जत्रा भगत के पिता का नाम कोडला उरांव, ठीक है ना, कौन सी? कोडला उरांव। माता का नाम लिबरी देवी या लिबरी उरांव, और पत्नी का नाम बंधनी देवी था। किनके? जत्रा भगत। ये पूछ लिया याद है कि जत्रा भगत की मां का नाम क्या है?
समझ गए ना। तो उस समय क्या नाम था, लिवरी देवी था। अब आगे देखिए, बहुत गर्मी लग रहा है दोस्तों, गर्मी का मौसम है, बहुत ही गर्मी लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर लिवरी देवी, इनके माता का नाम था। अब आगे देखिए, जत्रा भगत, आनी को ये जत्रा भगत जो जादू टोना या तंत्र मंत्र की शिक्षा ग्रहण किए थे। समझ गए ना, जत्रा भगत थे, तंत्र मंत्र की शिक्षा ग्रहण किए थे। अब आगे पता चलेगा कि क्यों किए थे, समझ गए ना। अब जत्रा भगत ने अपने अनुयायियों को निम्न संदेश दिए थे। तो कौन कौन से संदेश दिए थे, तो सबसे पहले देखिए, ये जत्रा भगत तंत्र मंत्र की शिक्षा इसलिए ग्रहण किए थे कि आगे देखें ना, अंधविश्वास में इसका मुख्य कारण, जो इस आंदोलन का शुरुआत होने का मुख्य कारण था कि आदिवासियों में अंधविश्वास को दूर करना था। तो जत्रा भगत क्या किए कि जादू टोना तंत्र मंत्र की शिक्षा ग्रहण किए, एक तरह से ओझा बन गए, समझ गए ना। तो ओझा बन गए, तो इधर देहात में बोला जाता है ओझा। तो ये जो तंत्र मंत्र की शिक्षा ग्रहण किए, तो ये इन्होंने ही बताए वो लोग को कि हम तो भी है, तो लोग इन्हें मानने लगे, इनके कहने पर चलने लगे आदिवासी लोग। अब आगे देखिए, आने जत्रा भगत द्वारा अपने अनुयायियों को निम्न संदेश दिया गया। तो कौन कौन सा संदेश दिया गया, सो देखिए, दिया गया पहला कि मांस मदिरा का सेवन मत करो तथा अगियो पवित्र या जनेऊ धारण करो। मांस मदिरा, समझ रहे हैं ना, मांस मतलब समझ रहे हैं ना, और मदिरा मतलब दारू होता है, शराब। तो मांस मदिरा का सेवन मत करो, आज्ञो पवित्र जनेऊ धारण करो। जनेऊ धारण को देखते हैं ना, तो जनेऊ धारण करने बोल रहे हैं ये। उसके बाद ये बोले कि अपने घर के आंगन में, कहा अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाए। देखते हैं ना, घर घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है, उससे ज्यादा ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा क्या है, तुलसी का पौधा। लेकिन लोग लगाते हैं उसको पता नहीं है। लेकिन ये क्या कहे, अपने घर में तुलसी का पौधा लगाइए, सो बोले। और बोले कि भूत प्रेत का अस्तित्व न मानो तथा गौ सेवा करो। क्या बोले, देखिए, सेवा करो। क्या बोले कि भूत प्रेत को अस्तित्व ही नहीं है, भूत प्रेत नहीं मानो से बोल रहे हैं। आप देखिए, अंधविश्वास में सभी आदिवासी लोग डूबे हुए थे, और ये जादू टोना तंत्र मंत्र भूत भगाने के लिए सीखे थे। तो ये खुद ये बोल रहे हैं कि भूत प्रेत है ही नहीं, तो लोग को विश्वास होगा कि अरे ये ओझा है, नया झाड़ फूक करते हैं, तो ये ही नहीं मान रहे, तो हम लोग क्यों मानेंगे, समझ रहे हैं। तो इसलिए भूत प्रेत का अस्तित्व ही नहीं है, और उसका विचार भी मन में नहीं लाओ। समझ गए, कौन बोल रहे हैं, जत्रा भगत कर रहे हैं, समझ गए ना। और क्या बोले कि गौ सेवा करो, गाय की सेवा करो, ये हमारी माता है। कौन बोल रहे हैं, जत्रा भगत। और ये भी बोले कि सप्ताह में एक दिन खेत बैल को, मतलब बैल से खेत नहीं जोतो, एक दिन पशु को भी, बैल को भी छुट्टी दो, ये भी बोले, समझ गए ना। अब आगे देखिए, उराव जनजाति के सबसे महत्वपूर्ण नेता धर्मेश। आपसे पूछ दिया जाए कि उराव जनजाति के महत्वपूर्ण नेता कौन है, धर्मेश, जिसकी तुलना सूर्य से की गई है। देखिए, आदिवासी में सभी लोग पूजा सूर्य की करते हैं, लेकिन नाम अलग अलग है। हम आदिवासी जिस समय पढ़ेंगे, जनजाति, झारखंड की जनजाति, उस समय हम बताएंगे कि यहाँ 32 प्रकार की जनजातियां, वो लोग
किसी न किसी रूप से दूसरे दूसरे नाम से सूर्य की ही पूजा करते हैं। तो ये धर्मेश अपने जो प्रमुख देवता था उरांव जनजाति का, सो कौन था? धर्मेश था। समझ गए आप लोग? अब आगे देखिए, जत्रा भगत कौन? जत्रा भगत, समझ रहे हैं, जो इस आंदोलन को तेजी से आगे ले चले। यानी जत्रा भगत के समय इस आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ा। कौन सा आंदोलन? ताना भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? ताना भगत आंदोलन था, जो जत्रा भगत के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ा। समझ रहे ना? ये बहुत तेजी से आंदोलन अब आगे बढ़ा, जिसके कारण अंग्रेजों ने 1916 ईस्वी में, कब? 1916 ईस्वी में जत्रा भगत को गिरफ्तार करके रांची के जेल में नजरबंद कर दी। कहा क्या किया गया कि इनके जत्रा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसके कारण अंग्रेजों ने सोचा कि अब हम लोग को खैर नहीं है, इसलिए इसी को मेन लीडर को ही पकड़ के जेल में डाल दिया जाए। तो इसीलिए 1916 ईस्वी में जत्रा भगत को पकड़कर रांची के जेल में नजरबंद कर दिया, और जेल में डाल दिया गया। जत्रा भगत 1916 ईस्वी में कैद हुए थे, आने गिरफ्तार हुए थे, और 1917 ईस्वी में इन्हें रिहा कर दिया गया। आने जत्रा भगत को रिहा कब किया गया? 1917 ईस्वी में। लेकिन 2 महीने के अंदर ही इनकी मृत्यु हो गई। किस लिए मृत्यु हो गई? क्योंकि अंग्रेज जब 16 में पकड़ के लेगा तो जत्रा भगत को बहुत मारा, और ये मार के वजह से जब ये रिहा हुए तो ये अधिक समय तक जीवित न रह सके, और 2 माह के अंदर ही इनकी मृत्यु हो गई। किनकी? जत्रा भगत की। अब जत्रा भगत की मृत्यु के बाद इनके अनुयायी ताना भगत कहलाए, और इनके जितने भी अनुयायी थे, इनके जितने अनुयायी थे, वो लोग क्या कहलाए? ताना भगत। अनुयायी को ही ताना भगत कहा गया। और जत्रा भगत की मृत्यु के बाद इनके अनुयायियों का नेतृत्व इनकी पत्नी कौन थी? बंधनी देवी। बंधनी देवी ने नेतृत्व किए इन अनुयायियों को। समझ गए ना? और जत्रा भगत के अधूरे कार्य को ताना भक्तों ने पूरा करने की प्रयास किए। समझ रहे हैं ना आप लोग? अब देखिए, ताना भगत आंदोलन का मुख्य केंद्र पूछा जाता है कि ताना भगत आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो जानिएगा तब ना बताइएगा आप लोग। क्या ताना भगत आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो ये कहा था छोटा नागपुर। और अगर पूछ दे कि ताना भगत आंदोलन शुरुआत कहां से हुई थी, तो गुमला जिला के, ठीक है, बिशुनपुर प्रखंड के चिगरी नावा टोली गांव से हुआ था। और यह आंदोलन धीरे धीरे गुमला जिला में पूरा फैला, लोहरदगा में फैला, और रांची में भी फैल गया। कौन सा? यह आंदोलन। कौन सा आंदोलन? ताना भगत आंदोलन। इसके बाद ताना भगत आंदोलन को, या इस आंदोलन को इस आंदोलन को भांडर क्षेत्र में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो शिबू भगत। घाघर क्षेत्र में बलराम भगत। बिशुन क्षेत्र में भिक्षु भगत, जबकि सिसई क्षेत्र में देमनिया नामक महिला ने इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे। तो ये भी पूछा जाता है कि ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व मांडर क्षेत्र में, ठीक है, भांडर या मांडर बोला जाता है। मांडर बोलिए या भांडर। तो मांडर क्षेत्र में किसके द्वारा किया गया था? तो शिबू भगत द्वारा किया गया था। घाघरा क्षेत्र में बलराम भगत, बिशुन क्षेत्र में भिक्षु भगत,
और सिसई क्षेत्र में देमनिया नामक महिला द्वारा इस आंदोलन को, किस आंदोलन को, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया। अब आगे देखिए, गांधी जी ने ताना भक्तों को अपने प्रमुख या प्रिय अनुयायी बताया। समझ गए ना, गांधी जी ने ताना भक्तों को अपने प्रिय अनुयायी बताए, जिसके कारण ताना भक्तों ने, देखिए ताना भक्तों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू की गई थी? 1920 ईस्वी में, तथा गांधी जी द्वारा शुरू किए गए नागरिक अभ्युदय आंदोलन, देखिए नागरिक अभ्युदय आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में की गई थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में किए थे और गांधी जी ने ही नागरिक अभ्युदय आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में किए थे। जरूर, ये जरूर आ रहा, ये कई बार पूछे गए झारखंड में। तो नागरिक अभ्युदय आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा 1921 ईस्वी में की गई थी। इसमें ताना भक्तों ने सिंधु उरांव के नेतृत्व में बढ़ चढ़कर भाग लिए थे, तथा गांधी जी द्वारा शुरू करे गए सविनय अभियान आंदोलन या नमक सत्याग्रह आंदोलन में भी ये लोग बढ़ चढ़कर भाग लिए थे। अब आगे देखिए, 1920 ईस्वी में हुए नागपुर में कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन। कहा? नागपुर। 1920 ईस्वी में नागपुर महाराष्ट्र में, तो नागपुर में हुए कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? आ रहा है आप लोगों को? तो देखिए, ये वीर राघवाचारी द्वारा किया गया था। तथा 1922 ईस्वी में गया में हुए कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन, जिसकी 1922 ईस्वी में किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी? तो चित्तरंजन दास द्वारा। कहां का? गया का। में ताना भक्तों ने भाग लिया था, इन बैठकों में भाग लिया था। 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन और 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन में ताना भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था इस बैठक में। समझ रहे आप लोग? अब आगे देखें, 1940 ईस्वी में झारखंड के रामगढ़ जिला, अभी रामगढ़ जिला है ना, तो 1940 ईस्वी में झारखंड के रामगढ़ जिला में हुए कांग्रेस पार्टी की 53वां अधिवेशन, जरूर याद रखिएगा, केवां अधिवेशन? 53वां अधिवेशन हुई थी, जिसमें ताना भगत के लोग भाग लिए थे। और यहीं पर गांधी जी को, आनी ये भी यहीं पर गांधी जी से मिले थे और गांधी जी को उपहार स्वरूप 400 रुपया, कितना? 400 रुपये की एक थैली भेंट में दिए थे। कौन? ताना भगत के लोग। समझ गए? ताना भगत के अनुयायी लोग थे। सो ये 53वां अधिवेशन में शामिल हुए थे और गांधी जी जब आए थे रांची, यहाँ पर रांची आए थे इस समय, तो ताना भगत के लोग इनसे मुलाकात करके गांधी जी को 400 रुपये की थैली उपहार स्वरूप दिए थे। अब देखिए, 1942 ईस्वी में, कब? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय ताना भक्तों ने अपना सराहनीय योगदान दिया था, तथा यह आंदोलन जो आजादी के आंदोलन तक चला था। यानी ये लोग बढ़ चढ़ के आजादी के आंदोलन तक ताना भगत लोग के अनुयायी लोग साथ दिए थे। किनको? गांधी जी को। और ये लोग भारत की आजादी में भी शामिल थे। अब आगे लिखे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, रांची जिला में ताना भगत, रांची जिला में ताना भगत पूर्णवास
रांची जिला में ताना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित कर दिया गया था? 1948 ईस्वी में कर दिया गया था। रांची जिला में ताना भगत पुनर्वास अधिनियम, ये पूछा गया, ताना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित किया गया था रांची जिला में? कब? 1948 ईस्वी में किया। अब आगे लिखिए, वर्तमान समय में ताना भक्तों को लगने वाले लगान, जो लगान देते हैं ना लोग, रसीद कटाना पता है भूमिका, तो लगने वाले लगान को सरकार द्वारा माफ कर दिया गया है, समझ गए नहीं? तथा ताना भगतों को पेंशन और अन्य सरकारी सुविधा प्रदान की गई है सरकार द्वारा, समझ गए ना? अब आगे देखें, ताना भगत के अनुयायी लोग स्वशासन की स्थापना करना चाहते थे। ताना भगत के अनुयायी लोग क्या करते थे? स्वशासन की स्थापना करना चाहते थे। स्वशासन मतलब होता है अपना शासन, अपना राज, समझ गए ना? किसी के अधीन में नहीं जाना चाहते थे, ये स्वशासन की स्थापना करना चाहते थे। तो इस प्रकार से ताना भगत आंदोलन समाप्त हो गई। दोस्तों, अगर इसमें कहीं आप लोग को ये लगता होगा, समझ में नहीं आता होगा, तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताइए। थैंक यू दोस्तों। हम अगले बार झारखंड में जनजातीय विद्रोह के लेकर आएंगे। आने झारखंड में कई प्रकार के महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह हुए हैं, उसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। थैंक यू दोस्तों।